आज हम डिस्कस करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर 1 क्लास 9th केमिस्ट्री। मैटर इन आवर सराउंडिंग मीन्स है कि हमारे सराउंडिंग में मैटर, हमारे सराउंडिंग मतलब हमारे चारों तरफ जो भी है वो मैटर है। हम हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें देख सकते हैं या नहीं देख सकते वो सारी की सारी हमारी मैटर है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, हम हमारे चारों तरफ बिल्डिंग देखते हैं, बिल्डिंग हमारी मैटर है। हम कार देखते हैं, कार मैटर है। बस देखते हैं, बस मैटर है। बाइक देखते हैं, बाइक मैटर है। रोड देखते हैं, रोड मैटर है। हम लिक्विड पानी देखते हैं, पानी हमारा मैटर है। सांस हम लेते हैं, एयर, जिसको हम नहीं देख पाते हैं लेकिन वो भी हमारे सराउंडिंग में है, वो भी हमारा क्या है, मैटर है। तो हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ है वो सारी की सारी मैटर है। हम अर्थ हमारी वो मैटर है, हमारा स्टार स्काई में वो मैटर है, हमारे क्लाउड वो मैटर है, हम जो खाना खाते हैं फूड वो मैटर है, सन वो मैटर है, मून वो मैटर है, प्लैनेट सारे के सारे मैटर है। यानी हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं जिनको हम देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं वो सारी की सारी मैटर है। तो मैटर की डेफिनेशन क्या बनेगी? तो मैटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके पास मास हो और वो कुछ स्पेस कवर करता हो। यानी मैटर विच हैव मास, मैटर इज अ सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज अ स्पेस। मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास मास है और उसको कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, मैटर इज ए सबस्टेंस विच हैव मास एंड occupied a स्पेस। एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम इसमें। एग्जाम्पल हमारा हम लिख सकते हैं बिल्डिंग, कार्स, बसेस, बाइक्स, फूड, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, क्लाउड्स, एयर, स्टार्स, सन, मून एसेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे किसके, मैटर के। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हमारा फर्स्ट टाइप है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्या मैटर पार्टिकल से मिलकर बना है? बिल्कुल सही है। हमारा ये पेन है, ये पेन क्या है, मैटर है। अगर इस पेन को मैं तोड़ दूं तो ये इसके छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसको उन छोटे छोटे टुकड़ों को भी तोड़ दें हम तो वो और छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसको हम मिक्सी में डाल के उन छोटे छोटे पीसेस को ग्रिंड कर दें तो जो पीसीस हैं वो छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो छोटे छोटे ये पीसेस में कन्वर्ट होगा वो पार्टिकल्स होंगे, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यानी इस पेन को हम छोड़ दें तो इसके पार्टिकल छोटे हो जाएंगे, उनको और तोड़ दें तो पार्टिकल्स और छोटे हो जाएंगे। तो हमें पता लगा कि ये मैटर है और मैटर पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो ये भी कितना, पार्टिकल से मिलके बना है। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कितने स्मॉल होते हैं मैटर के पार्टिकल्स। हमने अर्थ एयर देखी है, जो हमारी एयर है जिसको हम नहीं देख सकते लेकिन वो मैटर है। तो एयर भी हमारे पार्टिकल से मिलके बनी है। तो हम इससे ही इमेजिन कर सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं हमारे मैटर के वो इतने छोटे हैं जिनको हम नहीं देख सकते। अगर हम एग्जांपल के तौर पे एक सैंड ले लें, सैंड को हम हाथ में लें और हाथ में हमने ऐसा लगे कि ये छोटा सा पार्टिकल हम उसको उठाएं तो उस पार्टिकल्स के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। हमें इससे पता लगता है जो पार्टिकल्स हैं हमारे मैटर के, जिससे मैटर बना है, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो लिख सकते हैं हम द पार्टिकल्स ऑफ मैटर are too small। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं क्योंकि हमारी एयर, और एयर हमारी किससे बनी है, मैटर से। और एयर को ही हम नहीं देख पाते तो एयर से बनने वाले पार्टिकल्स को तो हम वैसे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पहली हमारी करेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर
स्पेस बिटवीन दैम। जो पार्टिकल्स है मैटर के, क्या उनके बीच में स्पेस होता है? बिल्कुल होता है। अगर हम एग्जांपल ले लें हमारा नींबू पानी या सॉल्ट वाटर, अगर हम इनका एग्जांपल ले लें तो हम कह सकते हैं इजीली कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, ये मेरा ग्लास है, इस ग्लास के अंदर हमारा कुछ पानी है, ये हमारा पानी है। हमने नोटिस किया जो वाटर लेवल है पानी का वो यहाँ तक है, ये लेवल है वाटर लेवल इस ग्लास का। तो हमने क्या किया, इसके अंदर हमने शुगर ऐड की। जब हमने शुगर डाली और शुगर डालने के बाद शुगर इसको घुमाते रहे पानी को, कुछ देर के बाद जो हमने शुगर डाली वो उसमें डिज़ोल्व हो गई। और डिज़ोल्व होने के बाद हमने चेक किया कि जो वाटर लेवल था वो तो ना इंक्रीज़ हुआ ना ही डिक्रीज़ हुआ। तो जो हमने शुगर डाली तो फिर वो कहाँ गई? तो वो इसी के जो पार्टिकल्स हैं इस वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहा होगा। जो शुगर थी वो इसमें डिज़ोल्व हो गई और वाटर लेवल भी इसका इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हुआ। तो इस एग्जांपल से हमें पता लगा जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। दूसरा, अगर हम दूसरा एग्जांपल में अगर इसी में हम सॉल्ट डालें तो सॉल्ट को भी थोड़ी देर के बाद डिज़ोल्व हो जाएगा और वाटर लेवल ना तो इंक्रीज़ होगा ना ही डिक्रीज़ होगा। तो वो सॉल्ट कहाँ गया? तो वो सॉल्ट हमारा जो पार्टिकल्स थे पानी के, वाटर के, इनके बीच में स्पेस था और उन्हीं स्पेस में वो सॉल्ट जाके बैठ गया और वाटर लेवल ना तो इंक्रीज़ हुआ ना ही डिक्रीज़ हुआ। तो इस एग्जांपल से हमें पता लगता है कि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स है मैटर के वो क्या कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं? बिल्कुल सही है। अगेन एक एग्जांपल बनाते हैं। मैंने एक ये ग्लास लिया और इस ग्लास के अंदर मैंने ये अगेन पानी फिल किया, पानी फिल किया। हमने जो पानी होता है वो हमारा कलरलेस होता है और हमारा जो हमने इसके अंदर पानी फिल किया, पानी जो होता है वो हमारा कलरलेस होता है। हमने इसके अंदर इंक, ब्लू इंक या रेड इंक हमने इसके अंदर डाली। ब्लू इंक या रेड इंक जब जैसे ही हमने इसके अंदर, मान लो ये रेड इंक हमने डाल दी, ये रेड इंक हमने इसके अंदर डाली और कुछ देर के बाद हम देखेंगे तो ये जो पानी का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा? रेड रेड हो जाएगा। अगर ब्लू इंक डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? ब्लू ब्लू हो जाएगा। हमने तो ऊपर से रेड इंक डाल दी और वो जाके पानी के हर एक पूरे का पूरा जो पानी था उसने अपना कलर चेंज कर लिया। तो वो जो इंक हमने डाली थी वो हर एक कोने तक पानी के अंदर कैसे पहुंची? तो जो पार्टिकल्स हैं पानी के वो कोने मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं, जो मूविंग पार्टिकल्स हैं, वो इंक के पार्टिकल्स को हर एक कोने पर ले गए और हर एक कोने पर ले जाने के बाद जो कलर था पानी का वो कैसा हो गया? चेंज हो गया। अगर हमने रेड इंक डाली तो वो पानी का जो कलर था रेड हो गया। अगर हमने ब्लू इंक डाली जो पानी का कलर था वो कैसा हो गया? ब्लू हो गया। तो इस एग्जांपल से हमें पता लगता है जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे में इसलिए मूव करते रहते हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स है मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल सही है। ये मेरा पेन है, ये पेन मेरा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। अगर हम इसको तोड़ दें तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे। अगेन अगर हमें क्या करना है, फिर से पेन बनाना है तो हम उस प्लास्टिक को, ये प्लास्टिक का पेन है, इसको हम मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके बीच में बॉन्डिंग होगी, अट्रैक्शन आएगा। अट्रैक्शन की वजह से हम इसको पेन की फॉर्म भी दे सकते हैं और हम चाहें तो कोई दूसरी और फॉर्म भी दे सकते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनसे भी मैटर मिलके बना है उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो ये हमारा मैक्सिमम किसके अंदर होता है? सॉलिड के अंदर होता है। तो सॉलिड क्या होता है हमारा? जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं।
तो ये मेरा पेन, ये भी मेरा सॉलिड है, इसे एग्जांपल मैंने ले लिया। तो इसके जो जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन है, एक दूसरे को, हर एक पार्टिकल्स ने बराबर वाले पार्टिकल्स को पकड़ के रख रखा है, जिसकी वजह से हमने इसको फॉर्म कैसे दे दी पेन की। इसी प्लास्टिक को हम मेल्ट करके दूसरी फॉर्म दे सकते हैं, इसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन हो। तो इस एग्जाम्पल से हमने बताया जो अट्रैक्शन होता है इसके पार्टिकल्स के बीच में वो होता है। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की 5 स्टेट होती हैं। पहली स्टेट हमारी सॉलिड स्टेट, दूसरी हमारी लिक्विड स्टेट, तीसरी हमारी गैसियस स्टेट, फोर्थ हमारी प्लाज्मा और फिफ्थ हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये जो लास्ट वाली 2 फॉर्म है हमारी, 2 स्टेट हैं, ये ज़्यादातर नहीं पूछी जाती है, मैक्सिमम हमारी ये 3 ही पूछी जाती है। तो स्टेट ऑफ मैटर 5 टाइप की मैटर स्टेट होती है मैटर की। पहली हमारी सॉलिड स्टेट, दूसरी हमारी लिक्विड स्टेट, तीसरी हमारी गैसियस स्टेट और चौथी प्लाज्मा, पांचवी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये प्लाज्मा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हो सकता है आपने पहली बार सुना हो, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे तो इजीली हम इसको समझ पाएंगे। तो सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट क्या होता है हमारा, पहला हमारा सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के केस में मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इस पेन का। ये पेन कैसा मेरा सॉलिड है। सॉलिड स्टेट में जो इसकी शेप है, साइज है और वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है। अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम इसको रख दें ना तो इसके शेप में, साइज में और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है। और जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं मैटर के पेन बनाने के लिए जिनका यूज़ हुआ है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल भी गैप नहीं है, जिसकी वजह से हमने इसको पेन की फॉर्म दे दी और हम इसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी हमारी सॉलिड स्टेट की, डेफिनेट शेप एंड साइज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इसके पास एक डेफिनेट फिक्स लिख लेते हैं यहाँ पर। इट हैव फिक्स शेप एंड साइज एंड फिक्स वॉल्यूम, इट डज नॉट चेंज देयर शेप एंड साइज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। जो सॉलिड होता है उसकी फिक्स शेप और साइज उसका फिक्स होता है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर रखने पर जो शेप, साइज और वॉल्यूम होता है वो चेंज नहीं होता है, एंड वॉल्यूम आल्सो। ये मेरा सॉलिड है, इसका शेप, साइज, वॉल्यूम सब कुछ फिक्स है। मान लो इसको बनाने के लिए अगर मेरा 10 ग्राम लगा, तो अगर मैंने इस पेन को यहाँ से उठा के अगर यहाँ रखा तो इसका शेप भी ऐसी रहा, साइज भी ऐसी रहा। अगर यहाँ 10 ग्राम का था तो यहाँ भी ये मेरा कितना 10 ग्राम का भी है, तो इसका वॉल्यूम भी क्या है, सेम है। तो सॉलिड के स्टेट में जो शेप रहती है, जो साइज रहता है, जो वॉल्यूम रहता है वो फिक्स रहता है। और जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इसके, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लिख सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन particles of solid are very high। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है सॉलिड के पार्टिकल्स में वो बहुत ज़्यादा रहता है। इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा कोई सॉलिड है, इसके ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। इसके पार्टिकल्स में बिल्कुल भी बीच में गैप नहीं होता। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे बना ये।
तो ये हमारा सॉलिड है। हमने देखा जो इसके पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप बहुत कम है, एक दूसरे से ये टाइटली बाउंडेड है और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अगर हम इसको दूसरी प्लेस पे रखेंगे, जब गैप ही नहीं है इसके पार्टिकल्स के बीच में, तो ये अपनी शेप चेंज ही नहीं करेगा। जैसा सॉलिड है वैसा ही का वैसा ही रहेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रखने पर। अब हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। लिक्विड स्टेट के केस में क्या होता है, अगर हम मान लो हमारा किसी ग्लास के अंदर पानी है, पानी को हमने अभी ग्लास के अंदर है, ग्लास की शेप कुछ और है, वापस से हमने किसी और वेसल के अंदर डाल दिया, उसकी शेप कुछ और थी, तो पानी जिस वेसल के अंदर होता है उसी की शेप ले लेता है, यानी पानी का जो शेप है वो फिक्स नहीं रहता, क्योंकि लिक्विड हमारा पानी होता है। तो जो लिक्विड की शेप और साइज है वो सेम नहीं रहती है, जिस ऑब्जेक्ट में डालेंगे वो उसी ऑब्जेक्ट की शेप ले लेगा, लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहेगा। मान लो अगर ग्लास के अंदर मेरा 500 ml पानी है, 500 ml मेरा लिक्विड है, और उसको मैं किसी दूसरे वेसल के अंदर डाल रहा हूँ, तो वो 500 ml ही रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, सिर्फ शेप और साइज चेंज होगा उसका। तो इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप and size. It can change their shape and size from one object to another, but it have fixed volume. इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स रहता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके पार्टिकल्स के बीच में वो कम रहता है। इट इज ए लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between their particles। अगर हम इसका भी डायग्राम बनाएं, ये मैं लिक्विड की शेप बना रहा हूँ, तो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप रहता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब गैप है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा। अब हम क्या करें, अगर हमने ये लिक्विड है हमारा, लिक्विड के ही हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इनके बीच में गैप है, ये मेरा ग्लास में था, ग्लास में मैंने जब वापस से दूसरे उसमें डाला, तो अब मेरा ये जो पार्टिकल है घूम के कहीं और पहुंच गया होगा। जब ये फ्री है, आपस में एक दूसरे से बॉन्ड ही नहीं है, तो ये आगे पीछे जा सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। जब ये इधर उधर जा सकते हैं तो ये अपनी शेप भी चेंज कर सकते हैं। ऊपर अगर हम सॉलिड के केस में देखें तो जो पार्टिकल्स हैं हमारे सॉलिड के, वो बहुत ही आपस में एक दूसरे से टाइटली बाउंडेड है। अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रखने पर, ले जाने पर, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच का जो गैप है वो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि गैप ही नहीं है इनके बीच में, तो ये अपनी स्टेट चेंज करेंगे ही नहीं। लेकिन जो पार्टिकल्स हैं हमारे लिक्विड के, उनके बीच में गैप है, जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में रखेंगे तो ये अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। जब ये अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, उस वजह से जो लिक्विड है उसकी शेप और साइज में भी चेंज आएगा, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट क्या होता है, ना तो इसका फिक्स वॉल्यूम होता है, ना ही इसकी फिक्स शेप साइज, कुछ नहीं होता है। It do not have fixed shape and size and volume। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है इसके पार्टिकल्स के बीच में। There is not a force of attraction between particles of gas।
ये अगर गैस का हम शेप बनाए तो अगर एक पार्टिकल यहाँ है तो एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक पार्टिकल यहाँ होगा, दूसरा पार्टिकल यहाँ होगा। तो जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में गैप इतना ज़्यादा होता है कि अगर हम इसको ओपन ही छोड़ दें तो इसके जो पार्टिकल्स हैं कोई घूम के यहाँ जा सकता है, कोई घूम के वहाँ जा सकता है, तो इसके घूम के ये कहीं भी पहुँच सकते हैं। तो इनके बीच में जब इतना ज़्यादा गैप रहता है कि शेप और साइज़ बन ही नहीं पाता है, शेप और साइज़ भी नहीं बन पाता और इनका वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मान लो कि आए हम कितना 1 लीटर उसको हमने खुले में रख दिया, धीरे धीरे हवा में जाना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके वॉल्यूम में भी क्या हो जाएगा, चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है इसके पार्टिकल्स के बीच में वो बिल्कुल भी नहीं होता, दिख रहा है बिल्कुल भी नहीं है, और ये कहीं भी जा सकते हैं। अगर एक प्लेस पे दूसरे पे रखेंगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया, कहीं भी पहुँच सकता है, ये घूम के यहाँ पहुँच जाएगा, ये घूम के यहाँ पहुँच जाएगा, कहीं भी जा सकता है। तो इसकी कोई शेप नहीं बनती है और जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम रहता है, इसका शेप और साइज भी नहीं होता है। अब बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा हमारा क्या होता है? प्लाज्मा पहले डेफिनेशन लिखाता हूँ फिर उसी को मैं समझाऊंगा। क्या होता है हमारा, ये आयोनाइज्ड गैस होती है जिसके पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसको बोलते हैं, जो हमारी पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं, एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो हमारे निगेटिवली चार्ज आयन होते हैं। एक ऐसी आयोनाइज्ड नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल रहते हैं, ये हमारा प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का हम एग्जाम्पल ले लें तो हम ले लेते हैं लाइटनिंग। जो लाइटनिंग होती है वो प्लाज्मा से होती है। हमारे स्टार, इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो भी प्लाज्मा से होती है, एसेक्ट्रा। इसमें हम लिख लेते हैं जो हमारा सन है, द सन एंड द स्टार आर ग्लोइंग बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। हमारे जो स्टार हैं और जो सन है वो ग्लो करते हैं, किसकी वजह से करते हैं, प्लाज्मा की वजह से करते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या होता है, एक ऐसी आयोनाइज्ड गैस होती है जिसके पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। एग्जाम्पल इसका लाइटनिंग में काम में आता है, ये स्टार में आता है। स्टार और सन हमारा ग्लो करता है बिकॉज ऑफ प्लाज्मा। दूसरा इसका अगर हम एग्जाम्पल लिखें, द प्लाज्मा, मैंने अगेन बोला किसको बनाने में काम आता है, स्टार को। द प्लाज्मा created stars because of very high temperature। सन और स्टार ग्लो करते हैं, के अंदर प्लाज्मा होता है। द प्लाज्मा हैज़ क्रिएटेड स्टार, जो प्लाज्मा है वो स्टार को क्रिएट करता है, क्योंकि जो प्लाज्मा होता है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारा प्लाज्मा है। अब हम बात करते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है, जब गैसेस को बहुत ही कम टेम्परेचर पे कूल करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। और टेम्परेचर कितना होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, जो -273। और जो इसके एटम्स होते हैं गैसेस के, वो कन्वर्ट हो जाते हैं सुपर एटम्स में। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, व्हेन gases are cooled at very high temperature, the gases are cooled at very high temperature, the temperature is absolute zero टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है हमारा, -273.15 डिग्री सेल्सियस। एंड एटम्स आर कन्वर्टेड into सुपर एटम्स। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है, जब गैसेस को बहुत लो टेम्परेचर पे
कूल किया जाता है तो जो गैस के जो एटम होते हैं गैस के वो सुपर एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो टेम्परेचर रहता है वो कितना एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर रहता है, और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है वो -273.15 डिग्री सेल्सियस रहती है। तो ये हमारा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। इसके एग्जाम्पल लिख लें। ये न्यूट्रॉन स्टार, और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा लिक्विड हीलियम। लिक्विड हीलियम क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर लेता है? बिल्कुल करता है। मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है। सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है गैस में, गैस कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड में, लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है हमारा गैस में, और गैस हमारी कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। तो मैटर कैन देयर स्टेट, हाँ मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो सकता है, सॉलिड गैस में चेंज हो सकता है, गैस सॉलिड में चेंज हो सकता है, और लिक्विड गैस में चेंज हो सकता है, और गैस लिक्विड में चेंज हो सकता है। सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्यूज़न। और सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए हमें देना पड़ता है हीट। जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। और जब लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं तो उस केस में हम करते हैं कूल, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। जब हमारा सॉलिड गैस में चेंज होता है तो इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। और सॉलिड को गैस में चेंज करने के लिए अगेन क्या करना पड़ता है हमें? हीट। अगेन जब गैस को हम सॉलिड में चेंज करते हैं इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। और गैस को सॉलिड बनाने के लिए अगेन हमें क्या करना पड़ता है? कूल। लिक्विड को जब गैस में चेंज करते हैं तो इसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। और लिक्विड को अगेन गैस में चेंज करने के लिए हमें करना पड़ता है हीट। गैस को जब लिक्विड में चेंज करते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। और इसको अगेन हमें गैस को लिक्विड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? कूल। तो हमें इनसे हम डेफिनेशन बना सकते हैं। सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज होता है तो उसको फ्यूज़न बोलते हैं। डेफिनेशन क्या बनेगी? व्हेन सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड आर नोन एज फ्यूज़न। सॉलिडिफिकेशन क्या होता है? लिक्विड व्हेन लिक्विड चेंज इन सॉलिड आर सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड चेंज इनटू गैस आर सब्लिमेशन। गैस चेंज इनटू सॉलिड आर डिपोजिशन। लिक्विड चेंज इनटू गैस आर वेपोराइजेशन। एंड गैस चेंज इनटू लिक्विड आर कंडेंसेशन। तो यहाँ से हम ये सारी की सारी डेफिनेशन भी बना सकते हैं। और ये सारा प्रोसेस कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए फ्यूज़न होता है। लिक्विड जब सॉलिड में चेंज होता है तो सॉलिडिफिकेशन होता है। सॉलिड जब गैस में चेंज होता है तो सब्लिमेशन होता है। और गैस जब सॉलिड में चेंज होता है तो डिपोजिशन होता है। और लिक्विड जब गैस में चेंज होता है तो वेपोराइजेशन होता है। गैस लिक्विड में चेंज होता है तो कंडेंसेशन होता है। सारी स्टेट्स हैं किसकी? मैटर की, जो अपनी स्टेट चेंज कर लेती हैं। डालेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। पहले देखा कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो हमारा सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो हमारा, लिख लेते हैं, when temperature is increased, solid change into liquid। दूसरी कंडीशन में अगेन हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो जो हमारा लिक्विड है
वो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। ये टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज़ इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को हम डिक्रीज़ करेंगे तो जो हमारा लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो गैस है अगेन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज करने पर हमारा जो स्टेट ऑफ मैटर है वो भी चेंज हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, सॉलिड से गैस में, इसी तरह से ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हमारा टेम्परेचर है उसके घटने या बढ़ने से जो स्टेट ऑफ मैटर है वो भी चेंज हो रही है। कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हमारा आइस था, आइस को हमने टेम्परेचर दिया, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो आइस क्या होता है हमारे सॉलिड स्टेट में, और वो सॉलिड जो होता है वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है, कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। तो पिघलने को हम बोलते हैं मेल्ट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या, व्हेन द मिनिमम टेम्परेचर, जो हमें मिनिमम टेम्परेचर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द मिनिमम टेम्परेचर at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called मेल्टिंग पॉइंट। जो मिनिमम टेम्परेचर हमें सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए चाहिए हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लिक्विड आइस का, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस वो था हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमारी टेम्परेचर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की वैसे 3 यूनिट होती हैं, और हमारी स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है ऐसा यूनिट, इसको बोलते हैं हम केल्विन। यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की 3 यूनिट होती हैं। पहली होती है हमारी केल्विन, और केल्विन होती है हमारी एसआई यूनिट। सेकंड है हमारी सेल्सियस, और थर्ड है हमारी फ़ारेनहाइट। ये हमारी एसआई यूनिट होती है, ये हमारी प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं। यूनिट्स, केल्विन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैसे, सेल्सियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कितना, सी के ऊपर डिग्री, और फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एफ से। तो ये हमारा यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। 3 यूनिट होती हैं टेम्परेचर की, पहला केल्विन, दूसरा सेल्सियस, तीसरा फ़ारेनहाइट। जो ऐसा यूनिट होती है वो हमारी केल्विन होती है, पूरे वर्ल्ड के अंदर यही यूज़ होती है, ये हमारी प्रैक्टिकल यूनिट्स है। अब प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। और 0 डिग्री सेल्सियस होता है कितना, 273.15 केल्विन के इक्वल। तो अगर हमें डिग्री में दे रखा है तो हम उसको केल्विन में चेंज कर सकते हैं, और केल्विन में दे रखा है तो हम उसको अगेन डिग्री में चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर को चेंज करने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे मैटर के ऊपर, ये हम डिस्कस करते हैं। व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग अ प्रेशर कंप्रेस अ गैस इनक्लोज इन अ सिलेंडर, हम अगर कोई प्रेशर इंक्रीज करें किसी सिलेंडर के अंदर, अगर गैस है, वी कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड एंड सॉलिड ऑल्सो। अगर किसी सिलेंडर के अंदर गैस है और उसको हम कंप्रेस करें, प्रेशर इंक्रीज करें, जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उसके बीच में कंप्रेशन आएगा। जब कंप्रेशन आएगा तो जो पार्टिकल्स हैं हमारे गैस के, हमने जब गैसियस स्टेट पढ़ी थी उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, ऐसे दूर दूर होते हैं। जब कंप्रेशन आएगा तो जो पार्टिकल्स हैं कंप्रेशन की वजह से, प्रेशर की वजह से कंप्रेशन आएगा तो इनके बीच का जो गैप है घटेगा।
जब गैप घटेगा तो जो पार्टिकल्स है वो ऐसे पास पास में आएंगे। जब पार्टिकल्स ऐसे पास पास में आएंगे तो ये किस फॉर्म बना रहा है, हमारा लिक्विड। तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करें और गैस को कंप्रेस करें, जो पार्टिकल्स हैं हमारे गैस के वो कंप्रेस होके उनकी जो बीच का गैप है वो कम होगा। जब गैप कम होगा तो जो हमारा गैसियस फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा लिक्विड फॉर्म में। ये हमारा कितना, लिक्विड फॉर्म में। अगेन इस लिक्विड फॉर्म को हम क्या करें, अगेन प्रेशर दें, टेम्परेचर हम डिक्रीज करें और प्रेशर को इंक्रीज। व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज एंड प्रेशर इज इंक्रीज, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करें और टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो अगेन इस लिक्विड को हम किस में चेंज कर सकते हैं, सॉलिड में। और सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता है। तो लिख सकते हैं हम इसमें क्या करें, इंक्रीज प्रेशर, इंक्रीज प्रेशर। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं और टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर डिक्रीज, हमने जब गैस को कंप्रेस करा, प्रेशर को इंक्रीज करा तो जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच का गैप कम होगा। जब गैप कम होगा तो जो हमारा गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। अगेन लिक्विड को हम क्या करें, अगर प्रेशर को इंक्रीज करें और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें तो जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनके बीच का गैप और कम होगा। जब गैप और कम होगा तो जो हमारा लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाएगा, हमारा सॉलिड में। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 जो गैस होता है हमारा, अगर इसको हम लो टेम्परेचर दें, टेम्परेचर डिक्रीज कर दें और प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 गैस इज कन्वर्टेड इनटू solid when pressure is increased and temperature is decrease। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा the CO2 gas is converted into solid और इस सॉलिड को हम कहते हैं ड्राई आइस। एवापोरेशन क्या होता है, अगर मान ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये कोई हमारा बीकर है या कोई कंटेनर है, इसके अंदर हमारा वाटर है। इसको हमने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने के लिए हमने इसके नीचे ये बर्नर रखा, इसमें हमने आग लगाई। टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहा तो जब टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाए, को इंक्रीज़ करते हैं तो 100 डिग्री तक ये जो हमारा वाटर है वो हमारा बॉईल करता है। ये इसके अंदर क्या है, हमारा वाटर है, वो बॉईल करता रहता है। जब टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो जो पानी है वो किस में कन्वर्ट स्टार्ट होना हो जाता है, ये हो जाता है वेपर में। तो 100 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो स्टेट है वो चेंज होने लगती है, किससे, लिक्विड से किस में, वेपर में। तो जो बॉइलिंग टेम्परेचर हमें चाहिए टेम्परेचर वो होता हमारा कितना, 100 डिग्री टेम्परेचर। लेकिन इन केस ऑफ एवापोरेशन के केस में अगर ये हमारा बीकर है कोई, अगेन इसके अंदर ये हम वाटर फिल कर लेते हैं और ये बर्नर रख देते हैं इसके नीचे और इसको हमने क्या किया, गर्म करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, आगे इसके नीचे लगा दिया हमने। जब टेम्परेचर स्टार्ट किया देना तो ये क्या हमारा वाटर है, तो ये वाटर जो है वो किस में चेंज होने लग जाएगा, 100 डिग्री टेम्परेचर से पहले ही। बॉइलिंग टेम्परेचर कितना, 100 डिग्री। 100 डिग्री के बाद जो हमारा लिक्विड होता है वो किस में, वाटर जो होता है वो किस में चेंज होने लग जाता है, वेपर में। लेकिन एवापोरेशन के केस में जो लिक्विड है, जो वाटर है हमारा, वो किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में हो जाएगा, बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर। बॉइलिंग टेम्परेचर से कम पर, बॉइलिंग टेम्परेचर से कम पर जो हमारा लिक्विड है वो किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर में। इसी को हम बोलते हैं क्या, एवापोरेशन। तो ये डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी।
when we applied a heat of a liquid, लिख लेते हैं ब्रैकेट में वाटर, वाटर को हमने हीट देना स्टार्ट करा, द लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर below its boiling टेम्परेचर। बॉइलिंग टेम्परेचर से पहले ही यहाँ कितना टेम्परेचर लग जाएगा, मान लो 99 डिग्री सेल्सियस, यहाँ कितना लग रहा था 100 डिग्री सेल्सियस। तो इवापोरेशन के केस में जो हमारा वाटर होता है वो बॉइलिंग टेम्परेचर से पहले ही वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वो बॉइलिंग टेम्परेचर कितना कम रहता है, वो रहता हमारा लगभग 100 के बराबर ही रहता है, 99, 99.9, 99.6 या 98, इस तरह से 100 डिग्री से पहले ही जो हमारा लिक्विड है वो वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवापोरेशन। फैक्टर इफेक्टिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन के क्या फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं? पहला है हमारा इसका इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो जो रेट है इवापोरेशन का वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। एग्जांपल क्या, हमने अगर सबके घर में कपड़े धुलते हैं, कपड़ों को जब हम क्या करते हैं, खोल के सुखाते हैं। जब कपड़ों को खोल के सुखाते हैं तो कपड़े का सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है तो इवापोरेशन क्या होता है कि जो लिक्विड है वो किस में चेंज होने लग जाता है, हमारा वेपर में। तो जो कपड़े के ऊपर लिक्विड होता है वो किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में। जब वेपर में गैस में चेंज हो जाएगा तो ईजीली जो हमारा कपड़ा होता है वो सूख जाता है। तो जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इवापोरेशन का रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। व्हेन सरफेस एरिया इज इंक्रीज then the rate of evaporation is increase। एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। while putting clothes for drying, up B spreads them out। ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी क्या आती है पहले समझ लेते हैं। ह्यूमिडिटी होती है द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अ एयर। वाटर का एयर के अंदर प्रेजेंट होना उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो इवापोरेशन उतना कम होगा। व्हेन ह्यूमिडिटी इज इंक्रीज देन इवापोरेशन इज डिक्रीज। जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो इवापोरेशन डिक्रीज होगी। कि इसका क्या लॉजिक है, ह्यूमिडिटी होता है अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर। वाटर का एयर में प्रेजेंट, वाटर बढ़ता जाएगा हमारा किसके अंदर, एयर के अंदर, तो वाटर उसमें बढ़ रहा है। और इवापोरेशन क्या होता है, वाटर को ख़त्म करना, यानी गैस में चेंज करना। यानी गैस में कम चेंज कर पाएगा, वाटर उसमें बढ़ता जा रहा है। तो ह्यूमिडिटी जब बढ़ेगी, जब पानी बढ़ता जाएगा तो ऑटोमेटिकली इवापोरेशन है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तीसरा हमारा द विंड स्पीड। विंड स्पीड क्या है, जब हवा की स्पीड बढ़ेगी तो कपड़े आराम से सूख सकते हैं। किसी भी कपड़े पर या किसी भी चीज़ पर अगर पानी है तो हवा तेज़ चलेगी तो वो ईजिली पानी को सुखा देगा। और इवापोरेशन में क्या होता है कि पानी को सुखाना ही होता है। पानी को किस में चेंज करना, लिक्विड से वेपर में। और जब स्पीड विंड की ज़्यादा तेज़ हो जाती है तो वो भी क्या करता है, लिक्विड को वेपर में चेंज कर देता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। जैसे जैसे विंड की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा इवापोरेशन इंक्रीज होगा। द स्पीड ऑफ, लिख लेते हैं, द स्पीड ऑफ विंड increase then evaporation is also
इंक्रीज। दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा और लिख लेते हैं, व्हेन स्पीड ऑफ विंड इज इंक्रीज देन क्लॉथ ड्राई फास्टर। जब विंड की स्पीड बढ़ेगी तो कपड़े भी हमारे जल्दी ड्राई हो जाएंगे, जल्दी सूख जाएंगे। फोर्थ होता है इसमें इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी हमारा रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि इवापोरेशन के केस में हम क्या बढ़ाते हैं, टेम्परेचर ही तो बढ़ाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में, और जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। तो ये इतने सारे फैक्टर थे किसके, हमारे इवापोरेशन के। इवापोरेशन कॉज कूलिंग। इवापोरेशन कैसे रिस्पॉन्सिबल है कूलिंग के लिए, समझते हैं। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और अप ओपन ग्राउंड। किसी दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो लोग क्या करते हैं, अपने छत के ऊपर या फिर ओपन ग्राउंड में पानी फिल कर देते हैं। जब पानी फिल कर देते हैं, अगर रूफ़ के ऊपर पानी फिल कर रहे हैं तो जो नीचे वाला टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, रूम के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ऐसे ही अगर ओपन ग्राउंड में कर रहे हैं तो उसके बाद जो ग्राउंड का टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ये कैसे होता है इसको हम समझते हैं। इसको समझने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं हम बाइक का। ये कोई बाइक का एग्जाम्पल लिया हमने। हमारी बाइक ये धूप में खड़ी थी, जो दिन था वो बहुत सनी था, यानी हॉट डे था, वहाँ बाइक खड़ी थी। हमने देखा जब बाइक धूप में खड़ी रहती है तो जो बाइक की सीट है वो धूप में गर्म हो जाती है, और जब सीट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो उस पर बैठ नहीं पाते। तो फिर क्या करते हैं, उसके ऊपर हम पानी मारते हैं। पानी मारने के बाद कपड़े से पानी को साफ़ कर देते हैं और जो टेम्परेचर होता है सीट का वो डिक्रीज़ हो जाता है बाइक की, और उस पर हम ईज़िली बैठ सकते हैं। ये कैसे हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज़ कैसे हुआ, ये ले लेते हैं एग्जाम्पल। ये मेरी सीट है बाइक की, और इस पे ये जब ये सीट गर्म है तो हमने क्या करा, इसको पानी इसमें फिल किया। ये पानी से हमने इसको धोया, और पानी डालने के बाद हमने क्या किया, कपड़े से इसको साफ़ कर दिया। जब कपड़े से इसको साफ़ किया तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ वाटर रहेगा। फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि जो पानी होता है जो बाइक की सीट के ऊपर वो क्या हो जाता है, जो पानी होता है बाइक की सीट के ऊपर वो क्या होता है, सूख जाता है। तो ये कैसे हुआ, मान लो ये वाटर है किसके ऊपर, सीट के ऊपर, हमने इसको साफ़ कर दिया तब भी उसके ऊपर कुछ वाटर रहता है। इस वाटर को चेंज होने के लिए, किस में चेंज होने के लिए, वेपर में चेंज होने के लिए चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए, एनर्जी। इस एनर्जी मिलेगी तो ये लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा हमारा, ये क्या है हमारा, लिख लेते हैं, ये लिक्विड है। लिक्विड को एनर्जी मिली, किस में चेंज हो गया हमारा, वेपर। जो हीट उसको, इस लिक्विड को वेपर में चेंज होने के लिए मिली, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग लिक्विड इन द वेपर आर नोन एज लेटेंट हीट। इसको एनर्जी मिली, तो ये जो एनर्जी इसको लेटेंट हीट मिली वो कहाँ से मिली, तो इसने ये जो सीट दी, सीट के अंदर से इसने टेम्परेचर को लिया, एनर्जी को लिया। जब सीट के अंदर से एनर्जी को लेगा तो एनर्जी क्या होती है, टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर ही होता है एनर्जी। जब इस एनर्जी को ये सीट के अंदर से लेगा तो किसका टेम्परेचर कम, हॉटनेस थी, हॉटनेस ही हमारी एनर्जी, इसने हॉटनेस ले ली तो ऑटोमेटिकली जो टेम्परेचर है सीट का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और जब टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा तो हम इजीली उस पर बैठ सकते हैं, और ये जो है हमारा, ये किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में। तो इसको बोलेंगे ये चेंज ऑफ स्टेट। सरफेस पे लिक्विड था, उस सरफेस से एनर्जी ली। जब एनर्जी ली तो वो एनर्जी लेने से जो टेम्परेचर था सरफेस का वो डिक्रीज़ हो गया। तो जब टेम्परेचर सरफेस का डिक्रीज़ हो गया तो वो कूल हो गया, और जब कूल हो गया तो हम इजीली बैठ सकते हैं। तो एवापोरेशन भी क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के बाद जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाए, वेपर में चेंज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एवापोरेशन। तो इस टाइप से अगर हम कोई लोग अगर अपनी छत पर पानी को फिल करते हैं तो वही होता है कि जो पानी है छत के ऊपर वो क्या करता है, नीचे से हीट चाहिए उसको, जो हीट है वो किसकी लेता है, जो छत की गर्माहट थी उसी से हीट लेता है रूफ़ की। तो जब गर्माहट लेता है तो एनर्जी चाहिए वाटर को किस में चेंज होने के लिए, वेपर से। तो वो एनर्जी मिलती है उसे उसी रूफ़ से। जब वो रूफ़ से उसे एनर्जी मिलती है तो रूफ़ का जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और जब रूफ़ का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो टेम्परेचर है अंदर का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो गर्मी उसमें कम हो जाएगी। तो वाई शुड बी वेयर कॉटन क्लॉथ इन समर। गर्मियों में हम कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं ये हमें बताना है। कॉटन क्लॉथ इसलिए पहनते हैं, जो कॉटन होता है
वो जो पानी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो हमें गर्मी लगती है, जब गर्मी लगती है तो हमें क्या होता है, पसीना आता है। तो जब कॉटन का कपड़ा हमने पहना होता है तो जो जो कॉटन का कपड़ा होता है वो उस पसीने को एब्जॉर्ब करता है, और जब एब्जॉर्ब करता है तो जो कॉटन के कपड़े के अंदर जो पानी है, जो पसीना है, वो एरिया ज़्यादा यहाँ पे फैल जाता है। जब एरिया ज़्यादा फैलेगा तो उसकी वजह से जो रेट ऑफ एवापोरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। पानी का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है किसके, कॉटन के ऊपर। जब एरिया बढ़ जाएगा पानी का, पसीने का, तो जब एरिया बढ़ता है तो एवापोरेशन भी बढ़ता है, और जब एवापोरेशन बढ़ेगा तो बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, घटेगा। क्योंकि जब कॉटन का क्लॉथ किसी भी पर्सन ने पहन रखा है तो उसको वाटर को कॉटन के क्लॉथ से चेंज होने में, स्टेट चेंज होने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी किससे लेगा, बॉडी से लेगा, और बॉडी से एनर्जी जब लेगा तो ऑटोमेटिकली बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। जब बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो हमें गर्मी लगना कम हो जाएगी। तो कॉटन क्लॉथ हम गर्मियों में इसलिए पहनते हैं क्योंकि उसमें हमें एवापोरेशन का रेट इंक्रीज़ हो जाता है, और जब एवापोरेशन का रेट इंक्रीज़ हो जाता है तो बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ सरफेस ऑफ अ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और अ बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। जो पार्टिकल हैं वो सराउंडिंग से या बॉडी सरफेस से एनर्जी लेते हैं और वेपर में चेंज हो जाते हैं। और जो कॉटन है हमारा वो गुड ऑब्जर्वर है किसका, वाटर का, इसलिए हम कॉटन क्लॉथ्स को बेयर करते हैं। क्वेश्चन है, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। किसी भी ठंडा, अगर किसी ग्लास के अंदर ठंडा पानी है तो हमें उसकी ग्लास की सरफेस पर जो पानी की बूंद है वो क्यों दिखाई देती है। तो वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एयर में, वो किसके कांटेक्ट में आता है, ग्लास के अंदर जो पानी है वो क्या है, ठंडा है, कोल्ड है। तो उसकी वजह से जो सरफेस है ग्लास की वो भी क्या होगी, ठंडी होगी, कोल्ड होगी। तो जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एयर में वो किसके कांटेक्ट में आता है, ग्लास की सरफेस के कांटेक्ट में आता है। और जो वेपर है वो अपनी एनर्जी लूज़ करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो वो हमें लिक्विड की फॉर्म में ड्रॉपलेट्स के द्वारा वाटर के ग्लास की सरफेस पे दिखता है।